हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। होली के पावन पर्व पर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरे आशीर्वाद से सभी बच्चे बहुत ही ऊंची कामयाबी हासिल करें, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। जुड़ता हूं आज के इस पावन पर्व के ऊपर बहुत ही शानदार दमदार क्लास के साथ में। और क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम एंड नीट कंप्लीट बायोलॉजी NCERT इन वन शॉट क्लास। आज की क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है स्टूडेंट्स, बोर्ड की एग्ज़ाम के कुछ पल पहले आपको इतना शानदार मसाला दे दिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर कहीं से गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लाडलो, आज की जो ये क्लास है, ये इसके अंदर जो भी टॉपिक आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक कंप्लीटली इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कुछ कोटेशन किसी की बहुत शानदार पंक्तियों के साथ में हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं। ये पंक्तियां आपको मनोबल देगी और आपको काम करने की शक्ति प्रदान करेगी, आपको पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगी। पंक्तियां किस प्रकार हैं, किसने क्या लिखा है, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक। बहुत शानदार लाइन लिखी है लिखने वाले ने, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, यह तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं। हे मेरे दोस्त, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, मैं जानता हूँ कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। मैं जानता हूँ कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। इन शानदार पंक्तियों के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आज की क्लास के साथ में जुड़ना है। विश्वास कीजिएगा, बोर्ड की एग्ज़ाम में इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और मिशन सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। मिशन को मैंने अलग से हेडलाइन दिखाया, मिशन अपना है 56 में से 56 नंबर लाना। तो जुड़ते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के साथ में, और इस क्लास को अंतिम तक पक्का देखना है, क्योंकि आपको किताब के पेज बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं या एग्जाम्स में पूछे गए, वो सारे के सारे कंटेंट इस ऑनलाइन क्लास में मिलने वाला है। फिर भी आप मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके सामने रखे, जिनमें से वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मेजर्स, माइनर, जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। ये क्लास ऐसी है कि उन वीडियोज़ में से भी महत्वपूर्ण कंटेंट जो था कि डेफिनेटली ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारा का सारा सार जो है आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फिर से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं होलिका के पावन अवसर पर, और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके ही सहयोग से ये सारा का सारा कारवां बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप ही तो बधाई के पात्र हैं। और आपकी सफलता एक स्टूडेंट की सफलता ही अध्यापक का परमदेह होता है। तो आपके मार्गदर्शन में यदि हमारे क्वेश्चंस यदि काम आते हैं, आपके जीवन को सफल बनाने में हमारे क्वेश्चन काम आते हैं, तो इसके लिए हम, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली मिर्च में बिजांडकाई का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं। कंप्लीट हम सिलेबस कर चुके, कंप्लीट हम रिवीजन कर चुके। रिवीजन तो इस प्रकार से किया कि एक एक चैप्टर से हम काफ़ी बार निकल चुके। तो क्वेश्चन को जैसे ही आप देखो तो आंसर की जो फीलिंग है वो आपके दिमाग में बननी चाहिए, इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए बच्चा। और यदि नहीं भी बन पाती है, आप नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन को देख करके आपको चूज करना है कि दैट इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल बढ़ते हैं। काली मिर्च वाला क्वेश्चन यदि आपको ध्यान नहीं आया तो ऑप्शन में पहुंचते हैं। भ्रूणकोश होगा, प्री भ्रूणपोष होगा, भ्रूणपोष होगा, निलंबक होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्री भ्रूणपोष हो जाएगा। कर लेंगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, एक सेशन था जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु में, भ्रूणकोश में, बीजांडकाय में। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप पहुंच गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। चलो जुड़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागण के समय
परागकण होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन लिखा गया है कि यानी परागकण जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलिनेशन के समय कैसे होते हैं? 4 कोशिकीय होते हैं, 3 कोशिकीय होते हैं, 2 कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझना और जानने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप आंसर के पास में पहुंच गए हैं तो मैं मानता हूं कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 कोशिकीय। याद करो 60% आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण झड़ते हैं, लेकिन कुछ में 3 कोशिकीय भी झड़ते हैं। अब देखो इसमें दोनों ही ऑप्शन है, 2 कोशिकीय और 3 कोशिकीय, लेकिन ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो आप 2 कोशिकीय परागकण को क्या देंगे? महत्व देंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीम्फिया एक जलीय पादप है, इसमें किसके द्वारा परागण होता है? सर जी नीम्फिया जलीय परागण, जलीय पादप तो डेफिनेटली इसमें जल के द्वारा परागण होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने क्लाइमेट के अपोजिट भी कुछ क्रिया विधि करते हैं, जैसे नीम्फिया एक जलीय पादप है। कैसा पादप है? जलीय पादप। इसमें किसके द्वारा परागण होगा? तो अगले ने ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय एयर और बाय बर्ड। किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, वायु के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा। तो याद रखना नीम्फिया एक जलीय पादप है, लेकिन इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा परागण होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, 3 क्वेश्चन को देखकर ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं स्क्रीन पर। और विश्वास कीजिए बोर्ड की एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वही बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, त्रिशलियन के फलस्वरूप विकसित होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से बिल्कुल पहुंच जाइए। जब त्रिशलियन हो जाए तो किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूणकोश का निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप। किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होगा। जब त्रिशलियन होता है तब क्या होता है? एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीयकाय के साथ में जुड़ करके एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ये भ्रूणपोष बने, यानी उसके अंदर एक संरचना बनती है जिसका नाम PEN होता है, जो PEN किस में बदल जाती है? भ्रूणपोष में बदल जाती है। प्राथमिक केंद्रीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है और वो किस में बदल जाता है? भ्रूणपोष में बदले जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन कि 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक हैं? डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड और नीट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और बोर्ड की एग्जाम में 2017 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो अगला कहता है कि 100 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 का होगा, तो इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अब देखो परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहुंच गए होंगे कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। स्टूडेंट ध्यान रखना, स्पोरोपोलिनिन से बोर्ड की एग्जाम में डेफिनेटली इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पोरोपोलिनिन बहुत शानदार तरीके का एक पदार्थ मान लो, एक प्रकार की प्रोटीन मान लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? परागकण के लिए। तो आपको याद रखना स्पोरोपोलिनिन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परागकोश के टेपिटम का कार्य। बहुत शानदार क्वेश्चन, टेपिटम स्पोरोपोलिनिन, यही तो बोर्ड के एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो देखो परागकोश के टेपिटम जो होते हैं उनका काम क्या होता है भाई? प्रोटेक्शन करना होता है, यानी न्यूट्रिशन देना का काम होता है, यानी सुरक्षा देना, पोषण देना, परागकोश स्फुटन कर देना, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। तो आपको याद रखना है ये जो टेपिटम जो होता है वो पोषण देने का काम करता है। और टेपिटम 2 प्रकार का होता है, अमीबीय टेपिटम और ग्रंथिल या स्रावी प्रकार का टेपिटम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है। सिंपल है सर जी, बता सकते हैं हम। क्या बताओगे इसके अंदर? अनिषेक फलन बताओगे, अनिषेक जनन बताओगे, असंग जनन बताओगे या फिर बहुभ्रूणता बताओगे? तो बिल्कुल आप क्या बताओगे? जब बिना निषेचन के फल की बात कर रहा है तो वहां पर नाम आएगा अनिषेक फलन। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगला आपके सामने क्या रखा? मक्का के दाने में पाए जाने वाली एल्यूरोन परत किससे समृद्ध होती है? ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। मक्का के दाने में पाए जाने वाली एल्यूरोन जो परत होती है वो किससे समृद्ध होती है? भरी होती है। अब देखो क्या लिखा है? लिपिड से भरी होती है, स्टार्च से, प्रोटीन की, ऑक्सीजन की। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मक्का की जो परत होती है एल्यूरोन वो प्रोटीन से भरी होती है, समृद्ध होती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यूवी स्काई किस में उत्पन्न होता है? याद कर लो अब यूवी स्काई किसे कहते हैं? तो याद होगा
टेपिटम के बारे में हमने पढ़ा था। टेपिटम परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है जो विकसित होते हुए परागकणों को पोषण देने का काम करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण देने का काम करती है। उसके अंदर वसा की छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोयूबिस्काई के नाम से जानते हैं। तो टेपिटम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? टेपिटम, क्योंकि टेपिटम में किसका निर्माण होता है? प्रोयूबिस्काई का निर्माण होता है। अब देखो युक्का पादप में परागण किससे होता है? युक्का पादप में परागण किससे होगा? ध्यान देना, युक्का पादप में परागण किससे होगा? तो देखो मधुमक्खी से होगा, तितली से होगा, पक्षी से होगा, प्रोनुबा मोथ से होगा। तो याद आया होगा ये जो युक्का पादप होता है, ये जो अपना चैप्टर है पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसका जो अंतिम पोर्शन जो है, अंतिम पोर्शन के अंदर ये चीज़ दी गई है कि कुछ कीट भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागण को करने की विशेष विधि पाई जाती है। तो याद रखना आप क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में पूछा युक्का पादप में परागण किससे होता है, तो प्रोनोबा मोथ या कीट से होता है। याद रखना प्रोनोबो से होता है। एक सहजीवन है इन दोनों के बीच में। और एक ये याद हो तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, एमोर्फोफेलस, याद है? एमोर्फोफेलस जो होता है वो भी बहुत शानदार तरीके का एक पादप है जिसमें कीटों के द्वारा यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, परागण होता है। अब इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देना, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ध्यान देना। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इशू हुआ, इसके अलावा होली का पर्व है तो साउंड का वेरियर सामने आया, कोई बात नहीं, होता है। बढ़ते हैं आगे अपने इस कार्य की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नरयुग्मक जो है, एक नरयुग्मक जो होता है वो द्वितीय केंद्रक के संलयन में किसका निर्माण करता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन में यदि आपसे पूछूं तो इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे? एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के संलयन से किसका निर्माण करेगा? तो थोड़ी देर पहले देखो मैंने बात की थी किसका निर्माण करेगा, याद करो। देखो मैंने क्या बताया, देखो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये यहाँ पर 3 ऊपर कोशिका पाई जाती है, 2 बीच में कोशिका, 3 नीचे कोशिका पाई जाती हैं। इनमें से एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका है और बीच में ध्रुवीयकाय या फिर द्वितीय केंद्रक होता है। अब देखो ये इस प्रकार से परागनलिका आती है और इसमें से 2 नरयुग्मक को लेकर के आती है और वो इसमें से एक किसके साथ में जुड़ जाएगा? ध्रुवीयकाय के साथ में जुड़ जाएगा। तो बच्चा किसका निर्माण करेगा? वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करेगा, यानी PEN का निर्माण करेगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बाह्य चोल, देखो बाह्य बीज चोल कहलाता है। पहुंच जाओ तुरंत उत्तर के पास में। बीज चोल की बात करें तो देखो ऑप्शन आपके सामने, एरियल, टेस्टा, ओपरकुलम, केरेंकल। तो याद रखना बाह्य बीज चोल क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। और आंतरिक बीज चोल टेगमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेगमेन। रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पर साइड में लिखी हुई मिलेंगी ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। अब देखो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य आ सकता है? तो आप पहुंच गए होंगे। जैसे ही चैप्टर की शुरुआत की थी उसके कुछ पंक्तियों के बाद में यह लाइन आपको लिखवाई गई है। अब चैप्टर ही पुष्पों से रिलेटेड है तो खेती भी किससे रिलेटेड हो जाएगी? पुष्पों से रिलेटेड हो जाएगी। तो पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अब देखो आगे बढ़ूँ। आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त बीज किसके थे? आओ मैदान में। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर रखा। आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त बीज किसके थे? तो देखो पहला क्या कहता है, ल्यूपाइन के थे, ल्यूपिनस और फोयोनिक्स के थे, पाइनस के थे और डेक्टिलीफेरा के थे। तो बिल्कुल किसके थे वो? ल्यूपाइन के थे, ल्यूपिनस के थे। ल्यूपिनस आर्कटिकस के थे। पूरा नाम यदि बात करूँ ना तो ल्यूपिनस आर्कटिकस था। अब देखो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया गया, ताकि इमेज अच्छे से बन जाए। तो कैसा होता है वो? त्रिगुणित होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। ये नरयुग्मक हो गया और ये ध्रुवीयकाय हो गया और बन गया क्या अपने पास में? 3N, यानी त्रिगुणित बन गया। मक्का तथा घास में परागण किसके द्वारा होता है? आपको याद होगा मक्का के अंदर जो फुंदले देखते हैं, टेसेल देखते हैं और उनमें किसके द्वारा परागण होता है? तो डेफिनेटली किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा परागण होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा, याद करो ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा चैप्टर के अंतिम सिरे में दिया हुआ है। ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा हैं परजीवी प्रजाति के फल हैं, परजीवी बीज हैं, परपोषी फल हैं, परपोषी बीज हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, ओरोबेंकी तथा स्ट्राइगा जो हैं परजीवी प्रजाति के फल हैं। कर लोगे डेफिनेटली? बिल्कुल कर लेंगे सर जी। आगे बढ़ो। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से आभासी फल है। आएगा एग्जाम में, कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो महत्वपूर्ण बन गया अपने आप में। निम्न में से आभासी फल है। देखो पहले बात तो आपको याद रखना कि फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल, वास्तविक फल और आभासी फल। सत्य को क्या बोलेंगे, वास्तविक, असत्य को क्या बोलेंगे, आभासी, आभासी को क्या बोलेंगे, झूठा, और क्या बोलेंगे, मिथ्या। इतने सारे नाम बता दिए। जब अंडा से फल में बदल जाता है, अंडा से किस में बदल जाए, फल में बदल जाए, तो वो इस प्रकार का जो फल बनेगा उसको तो क्या बोल देंगे, हम सत्य फल बोल देंगे। लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई अन्य भाग यदि किसी में बदल जाए फल में, तो वो असत्य होता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, सेब। क्या होता है, सेब। तरबूज, आम और अमरूद जो होते हैं वो सत्य फल के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब देखो अगले ने क्या लिखा, साल्विया में कीट परागण, साल्विया में कीट परागण किसके द्वारा होता है। मैंने खुद नहीं बोल दिया लाइन कि साल्विया में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन से एक बात बताऊं, अपने टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, साल्विया में कीट परागण और वेलिस्नेरिया के अंदर जल परागण। ये जो वेलिस्नेरिया के अंदर जो जल परागण है, इसमें एनसीईआरटी में मात्र 2 लाइन लिखी हुई हैं। तो और एग्जाम में इसमें बड़ा क्वेश्चन बन करके पूछा जाता है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ढंग से पढ़ लेना वो दोनों लाइन कि किस प्रकार से वेलिस्नेरिया के अंदर जल परागण होता है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कदम व कचनार में परागण किसके द्वारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कदम व कचनार में परागण किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा होगा, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। तो कदम व कचनार जो होता है उसमें जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा होगा। बिल्कुल कर लोगे, कर लेंगे सर जी। अब आगे बढ़ो, देखो सेमल व गुलमोहर में परागण किसके द्वारा होता है। सेमल और गुलमोहर मैंने आपको फेमस बता रखा है। गुलमोहर से आपको याद रह जाएगा गिलहरी, क्या याद रह जाएगा, गिलहरी। और गुलमोहर के साथ में डेफिनेटली सेमल एग्जाम में पूछेगा, दोनों में से कोई एक नहीं पूछेगा। तो आपको याद रखना ना, गुलमोहर, गिलहरी। तो गुलमोहर व सेमल में जो परागण होगा वो किसके द्वारा होता है, गिलहरी के द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्प वृक्ष और आर्किड में परागण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होगा, गिलहरी के द्वारा, घोंगे के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीट के द्वारा। तो याद रख लेना किसके द्वारा होगा, घोंगे के द्वारा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आवर्तबीजी भ्रूणकोश होता है। ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर में बस बोर्ड की जो कमेटी होती है पेपर बनाने वाली, उसके दिमाग में बस पहला क्वेश्चन तो यही आता है। यानी इसमें देखो आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्तबीजी भ्रूणकोश की क्या होता है। तो आपको याद रखना है, 7 केंद्रिकीय, 7 कोशिकीय, 7 केंद्रिकीय, 8 कोशिकीय, 8 केंद्रिकीय, 7 कोशिकीय, 8 केंद्रिकीय, 8 कोशिकीय। तो याद रखना है क्या कि इसमें केंद्रक तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, और कोशिका कितनी होती है, 7 होती है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, एमोर्फोफेलस किसके लिए सुरक्षा का स्थान होता है। थोड़ी देर पहले ही बात की थी हमने। एमोर्फोफेलस जो है ये तो किसके लिए होता है, अंडे देने के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद रखना एमोर्फोफेलस जो होता है वो किसके लिए होता है, अंडे देने के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कच्चे नारियल का पानी किसका उदाहरण है। कच्चे नारियल का पानी किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणपोष का है, हेलोबियल भ्रूणपोष का है, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का है। तो आपको याद रखना किसका है वो, मुक्त या स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष का। और नारियल की जो कच्ची गिरी सफेद गुद्दा जो होता है वो किसका होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का। अब आगे बढ़ते हैं, पादपों में बिना युग्मक के सलियन के भ्रूण का, ये है क्वेश्चन, पादपों में बिना युग्मक के सलियन के भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, उभय मिश्रण कहलाता है। सर जी क्या आप अनिषेक जनन और अनिषेक फलन देकर के हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असंग जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंग जनन, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से बहुपूर्णता किस में पाई जाती है, बहुपूर्णता किस में पाई जाती है। देखो संतरा में पाई जाती है। सबसे पहले संतरा में ही ल्यूवेन होक ने क्या किया था, बहुपूर्णता की खोज की थी। नींबू, तंबाकू, क्रोटेलेरिया, एलियम, ये एग्जाम्पल जो हैं इनमें से कोई भी आ जाए तुरंत आपको क्या करना है, बहुपूर्णता इसके अंदर करना है। मेनली बोर्ड के एग्जाम में संतरा और नींबू के बारे में चर्चा की जाती है। अब आपको नींबू पूछ ले और आपके सर जी आपने तो संतरे में बताया था, आते ये शिकायत करें, ये नहीं, संतरा नींबू सब के अंदर बहुपूर्णता पाई जाती है। अब देखो गैर एल्बुमिन बीज का उदाहरण है, मटर है, मूंगफली है, बाजरा है, ए और बी दोनों है। तो देखो गैर एल्बुमिन बीज है उसका उदाहरण मटर, मूंगफली, बाजरा है, और ए और बी दोनों है। तो आपको याद है क्या होगा इसके अंदर,
मटर भी होगा, मूंगफली भी होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एल्बुमिन रहित बीज का उदाहरण है, तो आपके सामने रखा गया गेहूं, मक्का, अरंड, बाजरा, ऑल ऑफ दीज। 5 ऑप्शन है तो पक्का ही कोई ना कोई बात है। तो ये जो चारों जो हैं वो क्या है, एल्बुमिन बीज के उदाहरण है, यानी इसमें ई ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, बहुभ्रूणता जो है, बहुभ्रूण का एम्ब्रियो का निष्क्रियता की दिशा में चला जाना। एनसीईआरटी की ये बहुत ही शानदार लाइन है कि एम्ब्रियो जो होता है वो निष्क्रियता की दशा में चला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है, प्रसुप्ति कहा जाता है, परिभ्रूणपोष कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी यानी प्रसुप्ति के नाम से जिसको जाना जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं और बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और भ्रूण जो होता है फिर क्या हो जाता है, पादप में बदल जाता है। आगे देखो, काली मिर्च में बीजांडकाय का कुछ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। बिल्कुल सर, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका क्या हो जाएगा, परिभ्रूणपोष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर, लीची का खाने योग्य मांसल भाग। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर रखा गया। लीची का खाने योग्य मांसल भाग क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, आपके दिमाग की IQ बढ़ाने और बोर्ड के एग्जाम से ये पूछा गया क्वेश्चन था। कभी ऐसा भी था जब ये सिलेबस में जुड़ा हुआ था, तो आपको याद रखना एरिल जो होता है वो लीची का खाने योग्य भाग होता है। अरंडी में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं, एरिल कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं, कैरेंकल कहते हैं। तो याद रखना अरंडी जो होता है उसके अंदर एक सफ़ेद संरचना पाई जाती है जिसको कैरेंकल के नाम से जानते हैं। अब क्या कह रहा है, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में खुदाई से किसके बीज प्राप्त हुए थे। तो आपको याद है क्या कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से किसके बीज प्राप्त हुए थे, खजूर के हुए थे, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस के हुए थे। अगले ने नाम देखो, यहाँ से हिंट पकड़ लेना, तो क्या हो जाएगा, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस के। पेन से बनता है, तो ये मैं आपको बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका अब तक कि पेन से क्या बनता है, भ्रूणकोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है, भ्रूण बनता है, ऑल ऑफ दीज बनता है। तो क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। युग्मनज से क्या बनता है, तो युग्मनज से आपको पता है क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, दोहरा निषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। देखो स्क्रीन पर आपको क्या बता रहा है अगला, नॉवस्टीन 1898 था, ल्यूवेनहोक 1872 था, बोथ यानी दोनों थे, नॉन ऑफ दीज यानी दोनों ही नहीं थे। तो आपको याद रखना है कि खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था द्विव निषेचन की, नॉवस्टीन, और कब है, 1898 में। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, प्राकण का अंतःचोल किसका बना होता है। दो है आपके पास में, एक बाह्य चोल होता है और एक अंतःचोल होता है। बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और अंतःचोल जो होता है वो किसका बना होता है, पेक्टिन व सेलुलोज का बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण। अब देखो ये जो पहले 40 क्वेश्चन आपने जो पढ़े हैं, विश्वास करना इसमें से कुछ बाहर बनने वाला नहीं है। अच्छे से क्लास को देख करके ही एग्जाम की ओर बढ़ना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो पहले चैप्टर में आपको मिल गए 40 क्वेश्चन। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन में, और इस क्लास का ये 41वां क्वेश्चन हो जाएगा, शुक्राणुओं का निर्माण निम्न में से किस अंग में होता है। तो बिल्कुल देखो आपके सामने रखा, अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिनी में होता है, वृषण में होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो बिल्कुल बताओ कि शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है। तो आपको याद रखना है वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वुम्ब है। वुम्ब क्या है, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा, वेजाइना है, भग सेफ है, गर्भाशय है और भग है। ये आपके सामने रखे गए। तो आपको याद रखना है वुम्ब जो होती है ना, वो क्या होती है, गर्भाशय, यानी सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बच्चा जाने जिसको कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने तापमान की कमी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको याद रखना वृषण कोश जो होता है उसका तापमान जो होता है वो बाह्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणु के निर्माण के लिए अनुकूलित वातावरण माना जाता है। तो याद रखना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस दैट इज नोन एज। तो क्या कहता है, अधिवर्षण होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सीसन होता है। तो आपको याद हो गया होगा सिंपल सा कि शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं उनको क्या माना जाता है, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, कोरक पुट्टी गर्भाशय के कौन से स्तर में अंत स्थापित हो जाती है। देखो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में लगातार बारंबार समसूत्री विभाजन होते हैं जिसको क्लीवेज या विदलन के नाम से जानते हैं। 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे कोशिकाओं का झुंड बन जाता है। अब देखो इस क्रम में यदि हम बढ़ें तो 8 से 16 कोशिका वाला जो भ्रूण होता है वो तुतक मोरुला कहलाता है, फिर आगे जाकर के वो ब्लास्टुला स्टेज में कोरक पुट्टी का निर्माण करता है। ये कोरक पुट्टी जो होती है वो गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर के स्थापित हो जाती है। किसमें, अंत स्तर में स्थापित हो जाती है जहाँ पर शिशु का डेवलपमेंट होता है। तो
तो स्टूडेंट्स किस में हो जाएगी, अंतः स्तर में एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर के ये जमा हो जाती है, जहाँ पर शिशु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले ही था, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। मोरूला कहते हैं, कोरक पुट्टी कहते हैं, ब्लास्टूला कहते हैं, गेस्ट्रूला कहते हैं। 46 का मेरे को ये मिलना चाहिए आंसर, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है। कोरक पुट्टी होगा या मोरूला होगा, इन दोनों में से आपको देखना है। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आर्तव चक्कर है या रज चक्कर है के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक चलता है? तो आपको देखना है 10 से 15 दिन तक, 3 से 5 दिन तक, 20 से 25 दिन तक, 6 से 7 दिन तक। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन, यानी 3 से 5 दिन तक। अगला क्वेश्चन, HCG का स्राव होता है, एक हार्मोन होता है। तो इस हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? सर्टोली कोशिका के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, अंतराली कोशिका के द्वारा, अपरा के द्वारा। तो याद रखना, प्लेसेंटा के द्वारा इस हार्मोन का स्राव होता है। रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? एनसीईआरटी का बनाया लाइन से उठाया मैंने। रजोधर्म की अनुपस्थिति जो होती है वो किसका संकेत करती है? गर्भपात का करती है, गर्भधारण का करती है, आर्तव चक्कर का करती है, मध्य चक्कर का करती है। तो रजोधर्म की अनुपस्थिति है ना, एनसीईआरटी क्या लिखती है? गर्भधारण का करती है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, आपको याद रखना है कि भोजन बढ़िया नहीं हो, तनाव हो, टेंशन हो, दुर्बलता हो, बॉडी कमज़ोर प्रकार की हो, तब भी इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी ये मानती है कि गर्भधारण जो होता है वो रजोधर्म की अनुपस्थिति का संकेत माना जाता है। देखो, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने से होता है? स्पर्मिएशन जो होता है शुक्राणु कहाँ से निकले तब हो जाएगा? शुक्र जनन नलिका से, शुक्रवाहिका से, अधिवृषण से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो किससे? शुक्र जनन नलिका से। अब आगे बढ़ो, प्रति मेंस्ट्रुअल चक्कर के में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? जब अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है, तो कितने अंडे निकलते हैं? 1 निकलता है, 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं, 4 निकलते हैं। तो बिल्कुल पहुंच गए स्टूडेंट, कितने अंडे निकलते हैं? 1 अंडा बाहर निकलता है। अब बात करते हैं, मानव है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और जो अपनी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी है उसके बाहर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन को है वो पुट किया है। क्या कहते हैं? मानव है, अंड प्रजक है, सजीव प्रजक होता है, अंड जरायुज होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो क्या होता है? सजीव प्रजक होता है। मानव में निषेचन होता है, तो मनुष्य में निषेचन आंतरिक होता है, बाह्य होता है, दोनों होते हैं, दोनों ही नहीं होते। तो याद रखना, मनुष्य में निषेचन कैसा होता है? आंतरिक प्रकार का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मनुष्य के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय को जोड़ने वाली नलिका क्या कहलाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखो बात करते हैं, ये अपने मतलब मादा का शरीर हुआ, और इस प्रकार से इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जहाँ पर शिशु का डेवलपमेंट होता है, और यहाँ से गर्भाशय का एंडोमेट्रियम होता है, वहाँ से एक नलिकाकार संरचना निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने रखा गया, अपरा कहते हैं, उसको नाड़ कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे ही शब्द एक ही शब्द हैं, तो इसको ऑल ऑफ दीज मान लिया जाएगा, एंड डी ऑप्शन करेक्ट मान लिया जाएगा। अंडोत्सर्ग फिल इन द ब्लैंक्स नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। अंडोत्सर्ग किसके द्वारा प्रेरित हो जाएगा? तो देखो याद करो, देखो 14 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे देखो, यानी FSH और LH हार्मोन जो होते हैं इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और आपको याद होगा कि 14वें दिन LH हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिसको LH सर्ज के नाम से जानते हैं, और ये अंडोत्सर्ग के लिए क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है। बढ़ते हैं, युग्मनज विभक्त होकर के खालिस्तान की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है। तो देखो युग्मनज होगा विभक्त, और किसकी रचना करेगा? जो जाकर के गर्भाशय में चिपक जाती है, तो किसका? कोरक पुट्टी का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, निषेचन में संपन्न होता है। अब देखो निषेचन संपन्न होता है, खालिस्तान पूछ लिया अगले ने, तो अगला क्या कह रहा है? इन ओवेरी यानी अंडाशय के अंदर होता है, और इन फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, फेलोपियन नलिका में होता है, टेस्टिस यानी वृषण में होता है, यूट्रेस यानी गर्भाशय में होता है। तो निषेचन किस में होता है बच्चों? इन फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी अंडवाहिनी के अंदर होता है, डिंब वाहिनी के अंदर होता है। शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करता है। अब देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये देखना है कि शुक्राणु को पोषण देने वाला इनमें से कौन है? अंतराली कोशिका, सर्टोली कोशिका, और टेस्टिस और ओवेरी।
तो स्टूडेंट क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? सर्टोली कोशिका। याद रखना, सर्टोली कोशिका को दाहिमा कोशिका के नाम से जानते हैं, नर्स कोशिका के नाम से जानते हैं, आलंबन कोशिका के नाम से जानते हैं, सब टेंटाकुलर सेल के नाम से जानते हैं, जो विकसित होने वाले शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। सर जी, अंतराली कोशिका जो होती है लीडिंग सेल, ये तो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब क्या कह रहे हैं? एंड्रोजन हार्मोन रिलीज्ड बाई, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ऊपर अभी बता दिया मैंने, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज बाई किसके द्वारा? लीडिंग कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लीडिंग कोशिका के द्वारा। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है, ओवुलेशन कहलाती है, ऑल ऑफ दीज कहलाती है। तो याद रखना, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर व मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? नर व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अपरा कहते हैं, बी तथा सी कहते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। जब शिशु का जन्म हो जाए तो उसको खीस कहते हैं, प्रसव कहते हैं, रथ चक्कर कहते हैं, तरुणावस्था कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसको क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक, 2 बार के लिखा, कोई बात नहीं, टाइपिंग हो जाता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों तक जो दूध निकलता है उसको खालिस्तान कहते हैं, खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं और प्रथम स्तन्य दूध कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं। तो आपको याद रखना है उसको क्या कहा जाता है? ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों बात कही जाती हैं। अगला, प्रथम रज चक्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देखो, प्रथम रज चक्र को क्या कहा जाता है? तो अगला क्या कहता है? रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं, नॉन ऑफ दीज कहते हैं। तो याद रखना, ये जो प्रथम रज चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्या कहता है? 40 से 50 वर्ष की उम्र में रज चक्र समाप्त हो जाना खालिस्तान कहलाता है। तो सिंपल है, उसका उल्टा हो जाएगा रजो निवृत्ति के नाम से जिसको जाना जाता है। रक्तस्राव का प्रारंभ किस हार्मोन की कमी से होता है? रक्तस्राव जो होता है उसका प्रारंभ, या रज चक्र जो होता है उसका प्रारंभ किस हार्मोन की कमी से होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेवल गिरने के कारण से ये इस प्रकार की क्रिया होती है। ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, एलएच हार्मोन स्रावित होता है, एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब देखो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम की बात कर रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच और एफएसएच। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित हो जाएगा। तो ग्राफियन पुट्टिका जो होती है वो तो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा होता है? तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के द्वारा होगा? एलएच हार्मोन के द्वारा होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होगा। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि युग्मनज जो बन गया, देखो निषेचन हुआ, नरयुग्मक और मादा युग्मक मिले, यानी शुक्राणु और अंडाणु कोशिका मिल जाती है। शुक्राणु और अंडाणु कोशिका मिल जाती है तो जाइगोट युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब ये युग्मनज जो होता है वो अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ इस्तमस, याद है, से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तब इसकी शुरुआत होती है। तो किसकी शुरुआत होती है? समसूत्री विभाजन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? विदलन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? क्लीवेज की शुरुआत होती है, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट ध्यान देना, समसूत्री विभाजन, विदलन, ये दोनों एक ही बात है और इनको अंग्रेजी में देखो विदलन को क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होता है जिसे कहते हैं। एक कोरक पुट्टी बन गई और कोरक पुट्टी में कोरक खंड जो होते हैं बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिसे कहते हैं। याद करो स्टूडेंट, खालिस्तान इस प्रकार का पूछा जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पोस्ट कोरक कहते हैं, अंतर कोशिका समूह कहते हैं, अंतर रोपण कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं। याद रखना, उसको पोस्ट कोरक कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका के नाम से जानेंगे। और वो क्या होता है? एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन है। अपरा का मतलब क्या बताया था? प्लेसेंटा। क्या बताया था? नाड़ बताया था। तो इसके द्वारा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कौन से? HCG,
HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो याद रखना, अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन होता है। बिल्कुल मौन होकर नहीं बैठना, दिमाग की जो नसें हैं वो आपकी काम करनी चाहिए। और जैसे क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने उस क्वेश्चन की आंसर की फीलिंग बन जानी चाहिए, माइंड इमेज बननी चाहिए, तभी आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन मानी जाएगी और आप पकड़ पाएंगे चीज़ों को, किस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यदि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगातार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करते रहते हैं तो आपकी तैयारी और अधिक बेहतरीन हो जाती। फिर भी कुछ नहीं है, इन चैप्टर में से जो आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं, क्वेश्चन तो बच्चा यही आने वाले हैं। ये क्लास भी आपको दिल के साथ में लेनी है ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। अगला, अंतरोपण के बाद में अंतरकोशिका समूह या भ्रूण से बनता है। अंतरोपण हो गया के बाद में अंतरकोशिका समूह या भ्रूण से क्या बनता है? एक्टोडर्म बनता है, मेजोडर्म बनता है, एंडोडर्म बनता है, ऑल ऑफ दीज बनता है। सर जी ये क्वेश्चन हमें आता है, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हम जानते हैं बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतर त्वचा बनती हैं और उन्हीं से तो क्या हो जाता है? पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका निर्माण मेजोडर्म से होता है और कुछ का निर्माण एंडोडर्म से होता है। अब अगला क्वेश्चन, अंतर कोशिका समूह की कुछ कोशिकाएं जिनमें सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की लाइन जो उठाई गई है। अंतर कोशिका समूह है, इनर सेलुलर ग्रुप जो होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें सभी अंगों व उत्तकों को उत्पन्न करने की कैपेसिटी पाई जाती है। वो कोशिकाएं स्टेम सेल कहलाती हैं, वो कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट कोशिका कहलाती हैं। ए व बी दोनों सही हैं और दोनों ही सही नहीं हैं, तो याद रखना उसको क्या कहा जाता है? स्टेम कोशिका कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लांट के यदि अंदर पूछ लिया जाए तो आपको पूर्ण सख्तता कोशिका लिखना है, टोटिपोटेंसी सेल लिखना है। देखो, भ्रूण के अंतरोपण के बाद में पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। बिल्कुल बन जाती है सर जी, हमने पढ़ा है इसको। देखो क्या हो जाता है कि भ्रूण के अंतरोपण के बाद में इस प्रकार से देखो क्या संरचना होती है, मतलब गर्भाशय वाली संरचना है और इसके अंदर इस प्रकार से देखो क्या बन जाता है? अंगुली नुमा उभार बन जाते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जरायु अंकुरक कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ऑल ऑफ दीज कहते हैं। ये मिसप्रिंट हुआ टाइपिंग में, एक जैसे ऑप्शन मिले तो आपको याद रखना जरायु अंकुरक कहते हैं और कोरियोनिक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक जो होता है इसको ही तो क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो ए और बी दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको करेक्ट करना है। प्रसव के लिए संकेत, हाँ ये देखो क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहता है कि प्रसव के लिए संकेत विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। प्रसव के लिए संकेत गर्भ से विकसित हो जाएंगे और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। जो गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करते हैं उन्हें उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, फिटल इंजेक्शन कहते हैं। ए व बी दोनों कहते हैं या दोनों ही नहीं कहते? तो याद रखना उनको उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। फिटल इंजेक्शन, सॉरी दोनों सही है, तो इसमें सी हो जाएगा, ए और मतलब बी दोनों सही है। अंग्रेजी में इसको लिखा गया फिटल इंजेक्शन। आगे देखो, गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, यह है क्वेश्चन। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एलएच है, ऑक्सीटोसिन है। किसकी बात कर रहा है? गर्भाशय संकुचन की। तो याद रखना आपको क्या करोगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। हाँ, ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये दुग्ध स्रवण को भी काम को प्रेरित भी करता है। एक ज़माना था जब पशुओं में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा करके दुग्ध निकाला जाता था। देखो, हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापते हैं? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो जाए और भ्रूण का निर्माण पूरा हो जाए तो अंगों के निर्माण होते हैं। अंगों का निर्माण होता है तो हृदय की धड़कन जो होती है उसको किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, ए व बी दोनों नॉन, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापने का काम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन, 25 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं, तो 25 प्राथमिक अंड कोशिका से बनने वाले शुक्राणु व अंडाणु का अनुपात क्या होगा? रेशियो बताना आपको स्पर्म एंड ओवियम का। 1:4 होगा, 4:1 होगा, 3:4 होगा, 4:4 होगा। तो याद रखना स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर अपना नंबर 3 आया और 2 चैप्टर में आपको 80 क्वेश्चन फिर से मिल गए
अब देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये क्वेश्चन वन लाइनर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर, देखो आपातकालीन गर्भ निरोधक जो होती है, आपातकालीन गर्भ निरोधक जो होती है वो मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी होती है? 72 के, 82 के, 92 के, 50 के। तो याद रखना आपको कितने घंटे के भीतर, यानी कितने घंटे के भीतर, 72 घंटे के भीतर, 72 हावर्स। जनसंख्या विश्व दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या वाला ही चैप्टर है तो क्वेश्चन तो बनना ही है। जनसंख्या विश्व दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 11 जुलाई को, 21 जुलाई को, 15 को और 20 अगस्त को। तो 21 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिफिलिस रोग का रोगजनक है। क्वेश्चन धमाकेदार इस चैप्टर के अब आपके सामने स्क्रीन पर रखे जाएंगे कि जो सिफिलिस जो रोग होता है उसका रोगजनक होता है। तो क्या लिख रहा है अगला? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, पेपिलोमा वायरस, ट्रिपोनिमा पेलिडम और नेसेरिया गोनेरिया। तो सिफिलिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रेपिनिमा पेलिडम के द्वारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर जी। औषधि रहित आईयूडी है, मैं कहता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स पक्का है ये। औषधि रहित आईयूडी है, लिपेस लूफ है, कॉपर टी है, सीयू है, प्रोजेस्टासर्ट है। तो याद रखना औषधि रहित आईयूडी की यदि बात कर ले तो आप क्या करेंगे? लिपेस लूप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, उल्बवेदन एमिनोसेंटेसिस जांच क्या है? ये देखो गर्भ निरोधक परीक्षण है, वंध्यता परीक्षण है, भ्रूणीय लिंग परीक्षण है, यौन संचारित रोग परीक्षण है। तो देखो इसके अंदर आप क्या करेंगे? भ्रूणीय लिंग परीक्षण कर देंगे। अगला, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? SCH के नाम से, RCH के नाम से और HCH के नाम से, FCH के नाम से। सर हमें ध्यान है, इसको क्या कहते हैं? RCH कहते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। आगे देखो, परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी, 1951 में हुई थी, 1941 में हुई थी, 1911 में हुई थी। सर जी हमें याद है 1951 में परिवार नियोजन की कार्य, जिसको परिवार कल्याण के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, स्तनपान अनावर्त विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने माह की अवधि तक कारगर मानी गई है? देखो 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह। तो याद रखना स्तनपान अनावर्त विधि होती है ना, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना तो उसके 6 महीने के बाद तक इस विधि को क्या मानते हैं? यानी प्रोटेक्टिव मानते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में प्रोटेक्टिव हो जाएगा, लेकिन NCERT लिखते हैं कि 6 माह तक तो इसको प्रोटेक्टिव माना ही जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसके संयोग से बनती है? जब मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां जो का सेवन किया जाता है उसको किसके सेवन से बनाते हैं? प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के सेवन से संयोग से बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन से बनाते हैं उसको, रिलैक्सिन से बनाते हैं उसको, नॉन ऑफ दीज से बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं या मुख्य गर्भ निरोधक होते हैं उनको किसके संयोग से बना देते हैं? प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के संयोग से बना देते हैं। अब देखो अगला क्या कहता है? साप्ताहिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का व्यापारिक नाम है, तो उसको बोलते हैं माला, सहेली, माला डी, माला एन। तो याद रखना उसको क्या बोला जाएगा? सहेली बोला जाएगा। सहेली किस संस्थान के द्वारा बनाएगी? ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए रख रहा हूँ ताकि आप मेरे को बता पाएँ। यानी इसके अंदर CDRI लखनऊ होगा, IISC बेंगलुरु होगा, CSIR नई दिल्ली होगा, ICMR नई दिल्ली होगा। मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता, मैं टेस्टिंग करना चाहता हूं कि आपने सहेली के बारे में कितना जाना है, तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन जो सरल हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करवाए हुए हैं उनको मैं क्वेश्चन के रूप में डाल रहा हूं ताकि आपके कमेंट को जानूं कि कितने बच्चे इस क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं। महिलाओं द्वारा मुंह से रहने वाली गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन चलती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? पिल्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट पहुंचा हूं मैं ऑप्शन के पास में क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, जिसको पिल्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, प्रतिनिधि माँ यानी सरोगेट मदर का उपयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने धमाकेदार रखा गया और आपकी माइंड की जो IQ है उसको बढ़ाएगा। ये दुग्ध श्रावण के प्रेरण के लिए उसको काम में लेते हैं। दाई माँ की बात कर रहा है, समझो। कृत्रिम वीर्य सेचित मादा होगी, प्रत्यारोपित भ्रूण वाली माँ भविष्य की माँ होगी, या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन होगा। तो बिल्कुल प्रत्यारोपित भ्रूण की भविष्य की माँ जो होती है उसको प्रतिनिधि माँ या सरोगेट मदर के नाम से जानते हैं, जिसको पन्ना धाई के नाम से जानते हैं, यानी दाई माँ के नाम से जानते हैं।
अगला, एमटीपी को कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी? एमटीपी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी जो होता है उसको सरकार ने कब कानूनी दे दी थी? 1952 में दी थी, 1971 में दी थी, 1951 में दी थी और 1921 में दी थी। याद रखना बच्चा, ये 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में दो डेट है, एक तो 1951 है और एक 1971 है, यानी 1951 और 1971। ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो जो परिवार नियोजन कल्याण जो था वो तो था 1951 में, और एमटीपी कब है? 1971 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं, तो इसमें क्या मान लोगे भाई? यानी 1971, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसटीडी का पूरा नाम। अब देखो थोड़े क्वेश्चन सीधे प्रकार के रखने का प्रयास किया मैंने। एसटीडी का पूरा नाम बताइए, तो यौन संचारित रोग हो जाते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जिसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, आईयूसीडी का पूरा नाम बताइए। आईयूसीडी का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या लिखोगे? इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जिसको जाना जाता है। अगला स्क्रीन पर दिख रहा है सीडीआई का पूरा नाम, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से सीडीआरआई को जाना जाता है। अब देखो ZIFT, जिफ्ट क्या होता है? एक तो जिफ्ट है और एक गिफ्ट है। देखो युग्मनज अंतर्डिंब वाहिनी स्थानांतरण, और गिफ्ट के अंदर आप पढ़ोगे युग्मक। देखो युग्मनज और युग्मक ध्यान रखना, यानी जाइगोट जो होता है ना, जेड से ऐसे पकड़ लेना इसको, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो जाएगा, और गिफ्ट आ जाए तब आप क्या लिखोगे? गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो जाएगा, यानी युग्मक फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ICSI अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण, अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण जिसको कहा जाता है। अब एक और दे रखा है इस चैप्टर में AI, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको आप क्या बोलोगे? कृत्रिम वीर्यसेचन बोलोगे। अगला क्या कह रहा है? IUI, यानी इसका मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, गर्भाशय वीर्यसेचन के नाम से जिसको जाना जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 105 नंबर वाला, तांबा मोचक IUD है आपके सामने रखा गया, तांबा मोचक IUD। तो क्या कहता है? कॉपर टी होगा, कॉपर 7 होगा, मल्टीलोड 375 होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। बिल्कुल, तो देखो कॉपर टी होगा, और क्या दे रखा है? कॉपर 7 भी होगा और मल्टीलोड 375 भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। हार्मन मोचक IUD है, तो प्रोजेस्टा सल्ट है, LNG 20 है, और A और B दोनों हैं, और नॉन ऑफ दीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन मोचक IUD जो होती है वो प्रोजेस्टा सल्ट भी होती है, और LNG 20 भी होती है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्न में से प्राकृतिक या परंपरागत गर्भ निरोधक की आवधिक विधियां हैं, यानी नेचुरल पूछा है इसने। तो क्या ध्यान रखना आपको? आवधिक संयम भी होता है, बाह्यस्खलन भी होता है, और स्तनपान अनावर्तव्य भी होता है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें कि PID क्या है? अगला क्या कहता है? PID क्या है? और देखो इसके जस्ट आगे मैंने लिख दिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको कहा जाता है, पेल्विक जलन रोग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना PID जो होता है वो क्या होता है? पेल्विक जलन रोग होता है। अब देखो साथ साथ में क्या दे रखा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरखंड वाले भ्रूण को ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अरे देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक को हमने काम में लिया, और अगला क्या कह रहा है कि 16 से अधिक कोरखंड है, और उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे हम, तो किस में करेंगे? जाइगोट में कर देंगे उसको। किस में कर देंगे? जाइगोट, यानी युग्मनज में कर देंगे, और उसको ओवेरी में कर देंगे, अंडाशय में कर देंगे, उसको फेलोपियन ट्यूब में कर देंगे, उसको गर्भाशय में कर देंगे। तो आपको याद रखना उसको यूटेरस यानी गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पर, दमदार क्वेश्चन इस चैप्टर का। एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सेफरेट माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है? 8 सप्ताह तक माना जाता है उसको, 12 सप्ताह तक, 18 सप्ताह तक, 20 सप्ताह तक। तो आपको याद रखना है 12 सप्ताह तक एमटीपी को क्या माना जाता है? प्रोटेक्टिव माना जाता है और सुरक्षित माना जाता है। अगला, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें से देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टूडेंट बताओ कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? क्रोमोसोमल थ्योरी देने वाला कौन था? मेंडल था, सटन था,
बेडसन था, ऑल ऑफ दीज था। तो बिल्कुल आपको देखना है कौन था, सट्टन था, और सट्टन के साथ में बोवेरी भी था। तो सट्टन व बोवेरी जो था उन्होंने क्या काम किया था, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन करने वाला वैज्ञानिक कौन था। इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है कि वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत आया था उसका प्रायोगिक सत्यापन करने वाला वैज्ञानिक था मेंडल था, सट्टन था, बेडसन था, टी.एच. मॉर्गन था। तो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा आपका उत्तर, आप पहुंच गए होंगे कि टी.एच. मॉर्गन के पास में। टी.एच. मॉर्गन जो था उन्होंने फल मक्खी ड्रोसोफिला के ऊपर अपना प्रयोग किया था और गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है। देखो इस प्रकार से लिखा जाएगा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो आप क्या लिखोगे, अगुणित अगुणित, अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित, अच्छा, और द्विगुणित द्विगुणित। क्वेश्चन में दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, आपको उत्तर को करेक्ट रखना है याद में। क्या हो जाएगा, अगुणित द्विगुणित प्रकार की क्या पाई जाती है, लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, इसको मानते हैं बी को, यानी अगुणित और द्विगुणित प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए के क्षार युग्मक के घटने व बढ़ने को कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है और इस टॉपिक में अंतिम समय में ये दिया हुआ है कि डीएनए का जो क्षार युग्मक होता है उसके यदि घट जाए और यदि वो बढ़ जाए तो क्या होता है। अगला कहता है पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, ए तथा बी दोनों होते हैं, नॉन ऑफ दीज होता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, क्षार की युग्मक के घटने और बढ़ने से जो होता है उसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, तो सीधा उत्तर के पास में पहुंचता हूं। बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है सिकल सेल एनीमिया को। बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण किसको माना जाता है, सिकल सेल एनीमिया को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से उत्पन्न विकृति है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सी विकृति उत्पन्न होती है, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 44 प्लस अक्स जीरो दर्शाता है। 44 प्लस अक्स जीरो किसको दर्शाता है, डाउन सिंड्रोम को दर्शाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाता है, टर्नर सिंड्रोम को दर्शाता है, और ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना है 44 प्लस अक्स जीरो होता है वो टर्नर सिंड्रोम को दर्शाता है। स्टूडेंट ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो महिलाओं का रोग होता है। ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमीस होते हैं और ये पुरुषों का रोग है जिसमें एक अक्ष गुणसूत्र, एक वाई गुणसूत्र, एक से अधिक अक्ष गुणसूत्र, एक से अधिक वाई गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। अब अगला डबल देखो द्विव संकर संकरण है। ये द्विव संकर संकरण प्रयोग में जीन पर रूप अनुपात क्या होता है, आपको लक्षण पर रूप अनुपात तो ध्यान है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है, लेकिन अगले ने पूछा जीन पर रूप अनुपात। तो आपको याद रखना जीन पर रूप अनुपात की यदि मैं बात करूं तो 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 4, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, 1 होता है, यानी 122, 412, 121 ट्रिक से याद कर लेना। अगला मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी, तो मेंडल का जो नियम था उसकी पुनः खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है सन 1900 में। कब की थी, सन 1900 में कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमैक, ह्यूगो डी वरीज तीनों वैज्ञानिकों ने की थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। फेनिल कीटोन में है व्याधि किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो देखो किसके कारण से होता है, ये फेनिल हाइड्रोक्सिलेज के कारण से होता है, एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण से होता है, फेलिन एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण से होता है, और फेनिल कीटो हाइड्रोक्सिलेज के कारण से होता है। फेनिल कीटोन में व्याधि जो होती है वो स्टूडेंट किसके कारण से होती है, तो फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के कारण से होती है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मजेदार क्वेश्चन आपके सामने फिर से रख रहा हूं, लाल तथा सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है, इसमें आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है। देखो कैपिटल आर ले लो और स्मॉल आर ले लो, ये लाल है ये सफेद है, तो यहाँ से गैमेट बनाया कैपिटल आर, यहाँ से बन गया अपने पास में स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैपिटल और स्मॉल बन जाएगा। ये गुलाबी जो संतति प्राप्त हुई किसको निरूपित करती है, किसको सिद्ध करती है, सह प्रभाविता को करेगी, अपूर्ण को करेगी, पूर्ण प्रभाविता को करेगी, संकर को करेगी। तो बिल्कुल स्टूडेंट पहुंच जाइए, जब दो जनकों के बीच के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसको अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है। रुधिर वर्ग ए बी वाले समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाता है
सहप्रभाविता को, किसको दर्शाता है? सहप्रभाविता को। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ड्रोसोफिला पर आनुवंशिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर जी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हम पहुंच गए आंसर के पास में। कौन था? टी.एच. मॉर्गन था। कौन था? टी.एच. मॉर्गन। ड्रोसोफिला को फल मक्खी के नाम से जानते हैं। निम्न में से एक लिंग सहलगन रोग है। आपके सामने 4 स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से आपको लिंग सहलगन रोग जो है उसके बारे में चर्चा करनी है। ल्यूकेमिया है, डाउन सिंड्रोम है, वर्णांधता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्णांधता जो होता है उसको क्या कहा जाता है? लिंग सहलगन वंशागति का रोग माना जाता है। संकरण के समय पुष्प की कलिका से पुंकेसर को हटा देना, संकरण के समय पुष्प की कलिका को पुंकेसर से हटा देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। बिल्कुल क्या कहलाता है? विपुंसन। और जब ये विधि हो जाए तो उसके बाद में थैली या कपड़े से ढक देना क्या कहलाता है? थैलीकरण कहलाता है। और एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका अगर पर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखो, अनिषेचित अंड अनिषेक जनन के द्वारा विकसित होता है, किसके अंदर? अगला कह रहा है कि रानी के अंदर, नर के अंदर, नर्वस रानी के अंदर, श्रमिक के अंदर। तो आपको याद रखना वो ड्रोन के अंदर हो जाएगा, यानी नर के अंदर हो जाएगा। अगला, मानव की त्वचा का रंग किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है? मानव की त्वचा का रंग और गेहूं के दाने का रंग जो होता है वो किस प्रकार की वंशागति को निरूपित करता है? सर जी आपने गेहूं का दाना का नाम ले दिया, साथ में हम समझ गए ये बहुजनी वंशागति को दर्शाता है। बच्चों, बहुजनी वंशागति को मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं। अब देखो 125 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सर्वदाता सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? 6ठी कक्षा से शुरू होता है, आराम से आप पहुंच गए होंगे। सर्वदाता तो क्या होता है? ओ, और सर्वग्राही क्या माना जाता है? ए बी रुधिर वर्ग माना जाता है। सहलगनता की खोज किस में हुई थी? तो मटर में हुई थी, घास मटर में हुई थी, मीठी मटर में हुई थी, ये सभी सही हैं। तो देखो सहलगनता की खोज जो थी वो मीठी मटर लेथाइरस ओडोरोटस के अंदर की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अक्स का इनाम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, हेकिंग ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, बेटसन ने दिया था। तो अक्स का इनाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? हेकिंग नामक वैज्ञानिक था। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परीक्षण क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो अगला क्या कह रहा है? टेस्ट क्रॉस से क्या होता है? तो देखो बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो टेस्ट क्रॉस से अगला क्या कह रहा है? F1PD कोई सा भी जनक ले लो उसके साथ में, F1PD का F1PD के साथ में क्रॉस करवा दो, F1PD का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवा दो, F2PD का प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवा दो। बच्चों जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएगा। ये तो बन गई आपके पास में F1PD, और इसके साथ में जब स्मॉल टी ले लिया जाएगा तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर देखो हम चर्चा करते हैं ये क्या चीज़ है। थैलेसीमिया का, हाँ क्वेश्चन देखो, थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण किस जीन के द्वारा किया जाता है? थैलेसीमिया रोग जो है उसका नियंत्रण किस जीन के द्वारा किया जाएगा? HbA फर्स्ट, HbA सेकेंड, HB थर्ड फोर्थ, HbA के द्वारा, HbA5 के द्वारा, HbA4 के द्वारा। तो आपको याद रखना है HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड जो होता है उसके द्वारा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण किया जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो नर किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु उत्पादित करता है? ऑप्शन ए कहता है असूत्री के द्वारा, समसूत्री के द्वारा, अर्धसूत्री के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ड्रोन जो होता है वो क्या करता है? मिटोसिस माइटोसिस समसूत्री विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख रहा है, देखो नया टॉपिक है वंशागति के आणविक आधार। 5 नंबर जो चैप्टर है उसमें से लेते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो क्या कह रहा है कि मेंडल ने 1993 में दिया, वाटसन तथा पुनिट ने 1912 में दिया, वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में दिया, मेसर ने 1853 में दिया। तो याद रखना है कि इसमें क्या बताया कि वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, और 1961 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसको BDNA के नाम से जाना गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फ्रेडरिक मीशर था, वॉटसन था, अल्टमान था, और क्या था? ऑल ऑफ दीज था। तो डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फ्रेडरिक मीशर था। अगला क्वेश्चन, ई कोली में डीएनए की लंबाई, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है कि जो ई कोली होता है इरिसिया कोलाई जीवाणु, उसके अंदर डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर,
1.36 मीटर, 1.36 मिलीमीटर और 10 मीटर और 1 मीटर। तो याद रखना है इरिसिया कोलाई जीवाणु में 1.36 मिलीमीटर का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की पैकेजिंग की जाती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसने दिया था। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत आपको याद होगा, डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद में देखो क्रम चलता रहेगा, एमआरएनए एमआरएनए से किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का। ये जो प्रोसेस थी सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के नाम से जानी गई और इसको देने वाला वैज्ञानिक कौन था, क्रिक था। कौन था, क्रिक। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्टोन में उपस्थित क्षारीय एमिनो अम्ल हैं। जब आप डीएनए की पैकेजिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक स्टोन अष्टक होता है, H2A H2B H3 H4 के दो दो अणु मिलते हैं और अष्टांशक का निर्माण करते हैं, जो क्या है एक प्रकार से, यानी वो स्टोन एक प्रकार की प्रोटीन है, उसके अंदर एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगले ने पूछा कि क्षारीय प्रकृति का एमिनो अम्ल कौन सा है, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी का लाइसिन और ओर्जिनिन जो होते हैं वो स्टोन में उपस्थित क्षारीय एमिनो अम्ल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो देखो बच्चों याद रखना, उसको गैर स्टोन गुणसूत्र प्रोटीन के नाम से जानते हैं, यानी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगला, धनात्मक आवेशित स्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है और अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको किसके नाम से जानेंगे, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानेंगे। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसका प्रमाण किसने प्रस्तुत किया था, हर्षेवचेज ने दिया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसका प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक हर्षेवचेज था 1952 में। अब थोड़ा आगे बढ़ो, निम्न में से प्रारंभिक कोडोन क्या है। देखो हमने कोडोन पढ़े टोटल 64 कोडोन पढ़ लिए थे। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कोडोन, तो एयूजी जो है उसको बोलते हैं प्रारंभिक कोडोन। अब आपको कमेंट में ये बताना कि एयूजी जो है ये किसको कोडित करता है। ऑप्शन में दे देता हूं, मिथ्योनिन को कोडित करेगा, वेलिन को करेगा, ग्लूटेमिक अम्ल को करेगा, सीरीन को करेगा। आपको बताना है कि एयूजी किसको कोडित करेगा। अब देखो बच्चा, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है कोडोन वाला। निम्न में से समापन कोडोन क्या होता है, यूएए होता है, यूएजी होता है, यूजीए होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। याद रखना है इन 64 में से 3 कोडोन जो होते हैं इनको स्टॉप कोडोन के नाम से जानते हैं, समापन कोडोन के नाम से जानते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवंशिक कूट होते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन वैसे भी पूछ ले कि आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। तो मैंने आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से इसकी वो जो विशेषता कुछ है उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। ये सार्वभौमिक होते हैं, असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं और असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं, अभ्यासित होते हैं, कोमा रहित होते हैं और अंतिव्यापी होते हैं। तो इसका एफ जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्या कहता है, BAC और YAC की फुल फॉर्म, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होती है। अब अगला क्या कहता है, VNTR की फुल फॉर्म बताओ, यानी पूरा नाम। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है, यानी अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या इसको माना जाता है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि कम समय में ये पूरी क्लास होने का प्रयास हो जाए। अगला क्या कहता है कि यदि डीएनए के एक रज्जुक, हाँ ये क्वेश्चन देखो, डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्न है। आपको 5.3 दिया गया है, क्या दिए रखें, ATGC। देखो ऐसे याद रख लेना, ATGC और फिर ATGC ऐसे इस क्रम को दोहराया गया है। अगला कह रहा है कि पूरक रज्जु बनेगा उसका अनुक्रम भी 5.3 दिशा में बताइए। तो देखो आपको एक बात समझनी है, छोटे से कोड के माध्यम से हम बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने लिख दिया ATGC लिख दिया। आप जानते हो ए के सामने किसका निर्माण होगा, टी का, यानी टी बनाएगा इसके साथ में बंद, और टी के सामने कौन आ जाएगा, ए, और जी के सामने कौन आ जाएगा, सी, और सी के सामने कौन आ जाएगा, जी। अगले ने देखो, अब देखो ये आपके सामने 5 एंड है और ये आपके सामने 3 एंड है, बिल्कुल है। ये बन गया आपके सामने क्या, 5 एंड, और ये आपके सामने क्या बन गया, 3 एंड बन गया। अगले ने पूछा क्या आपको, अगले ने यही तो पूछ लिया कि ये क्रम बताना, तो आपको इस दिशा में बताना, इसका अनुक्रम लेके चलेंगे। ये 5 एंड और 3 एंड दिशा हो गया, सॉरी, और ये 5 एंड और ये 3 एंड दिशा हो गई, उल्टा हो गया। तो देखो इस प्रकार से चलेगा, GTGCAT, तो आपके सामने दिख रहा है GCAT, इस प्रकार से इसका अनुक्रम हो गया। और RNA पूछे तो ध्यान रखना थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल की बात करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला आनुवंशिक पदार्थ है, तो पहला आनुवंशिक पदार्थ RNA बच्चा,
पहला आनुवंशिक पदार्थ के आरएनए। मनुष्य में अगुणित डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं? तो 3.3 गुणा 10 की घात 9। देखो इसको लिखा नहीं गया, टाइपिंग नहीं हो पाया, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा 10 की घात 9, ये बेस पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्या कहता है, मानव में ज्ञात सबसे बड़ी डिस्ट्रोफिन जीन, ये आ सकता है भाई रे। मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन कितने करोड़ बेस पेयर पाए जाते हैं? तो 2.4 करोड़ उसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। संरचनात्मक जीन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑपरेटर के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ऑपरेटर के द्वारा होती है। प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर एमिनोमर कौन लेकर जाता है? तो देखो एमिनोमर को ले जाने का काम किसका होता है? टीआरएनए का, इसलिए तो टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए के नाम से जाना जाता है। और ऐसे खंडों के नाम बताइए जो एचएनआरएनए में से आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा काट करके अलग कर दिए जाते हैं। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब अनुलेखन की विधि पढ़ी थी वहां पर जाना था। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, यानी देखो हम इसको एक माध्यम से समझते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो नया जो बन रहा है उसके अंदर देखो संरचना ये होती है कि एक इंट्रॉन होगा, एक एक्सॉन होगा, एक इंट्रॉन होगा, एक एक्सॉन होगा। यदि उसमें से इंट्रॉन को निकाल दिया जाए, यानी इस टुकड़े में से इंट्रॉन को निकाल दिया जाए तो एक्सॉन एक्सॉन पास में आ जाएंगे। और इंट्रॉन को निकालना ही क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग, या संबंधन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो याद रखना स्प्लाइसिंग क्या होता है। अब अगला क्या कह रहा है कि यदि एडिनिन का 30% है तो ग्वानिन का कितना प्रतिशत होगा? बिल्कुल देखो एडिनिन का क्या बात कर रहा है, देखो इस प्रकार से आपको लिखना है A+T और G+C, ठीक है। और बराबर में क्या होता है? 1। मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, जी टी चाहिए 1 कप चाहिए टी, देखो यानी इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो आपको ये देखो एडिनिन का 30% दे रहा है और अगला ग्वानिन के प्रतिशत की बात कर रहा है, तो ये आप मेरे को बताएंगे कि इसका आप क्या लिख सकते हैं। तो एक 151 नंबर क्वेश्चन भी आपको करना है क्योंकि मैंने काफ़ी बार करवा दिया ये आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको ये बताना है इसमें से सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो क्या बता रहा है, 1/T बराबर 1 होता है, और A+T बराबर G+ का C होता है, A+G बराबर का T+ का C होता है, और नॉन ऑफ दीज ये आपके सामने दिए गए। तो किसका मान इसमें बराबर होगा? तो आपको ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा है अगला, A+G और T+ का C। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि A+T बराबर G+C नहीं होता, A+G बराबर T+ का C होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है? ये देखो जी, निम्न में से कौन सा डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज करेगा। तो देखो किसकी बात कर रहा है, डीएनए संश्लेषण की बात कर रहे हैं, आरएनए टेम्पलेट। तो ये देखो इसमें क्या होगा कि डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा जाना जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और डी डीएनए। याद रखना डबल हेलिक्स मॉडल को बी डीएनए के नाम से जाना गया बच्चा। किसके नाम से जाना गया? बी डीएनए के नाम से जाना गया। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक ही क्लास के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्लास के साथ में लगातार बनिए, पॉज कीजिए क्लास को और बार बार रिपीट करने का प्रयास कीजिए। एंटीकोडॉन किसके ऊपर उपस्थित होता है? देखो टीआरएनए का हमने क्लोरोलीफ मॉडल पढ़ा। टीआरएनए का क्लोरोलीफ मॉडल की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की संरचना इसकी कुछ होती है। ये इसके अंदर अतिरिक्त भुजाएं पाई जाती है, ये वाला भुजा देखो, ये टी भुजा हो गई और ये अतिरिक्त भुजा होती है। इसके ऊपर देखो कोडोन और एंटी कोडोन पाए जाते हैं। तो टीआरएनए के ऊपर क्या पाया जाता है? एंटी कोडोन उपस्थित होता है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा आपके स्क्रीन साफ उत्तर भी दिख रहा है कि नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और स्टूडेंट यदि इसके अंदर मैं किसको शामिल कर दूं, फॉस्फेट समूह को कर दूं, तो न्यूक्लियोसाइड के स्थान पर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा हुआ है, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं, देखो 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके अंदर। जैसे देखो हम बात करते हैं डीएनए ऐसे खुला, एक स्ट्रैंड हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। तो एक तो बनेगा इसके अंदर रेगुलर और एक बनेगा इसके अंदर ऐसे टुकड़ों के अंदर बनेगा। एक स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और एक को कहते हैं लिगिंग स्ट्रैंड। तो ओकाजाकी खंड जो होता है वो कौन से स्ट्रैंड पर पाया जाता है? लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर पाया जाता है। अगला, जंपिंग जीन किसका नाम है? तो ट्रांसपोजोन जो है वो जंपिंग जीन का दूसरा नाम है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेक ओपेरन में प्रेरक अणु है। देखो ओपेरन की जो संरचना या मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया थी लेक्टोज जो शर्करा होती है वो यहाँ पर प्रेरक अणु का काम करती है। कौन सी शर्करा, लेक्टोज शर्करा। डीएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण से होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। डीएनए देखो कैसा होता है, आ सकता है क्वेश्चन डीएनए अणु है, तो आपको याद रखना डीएनए अणु जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का ऋणावेशित अणु है, अम्लीय प्रकृति का ऋणावेशित। अब जो डीएनए की अम्लीय प्रकृति होती है वो किसके कारण से होती है, फॉस्फेट समूह के कारण से होती है, क्योंकि हम जानते हैं फॉस्फेट यानी H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण से डीएनए की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ओपेरिन की अवधारणा देने वाला वैज्ञानिक कौन था, आ सकता है वन लाइनर में, जेकब तथा मोनोड नामक वैज्ञानिक ने, जेकब तथा मोनार्ड ने ओपेरिन की अवधारणा या परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एचएनआरएनए में पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। देखो एचएनआरएनए अनुषंगी जो आरएनए होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर जो आरएनए होता है उसके अंदर कुछ खंड पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उनको तो कहते हैं एक्सोन, उनको तो क्या कहा जाता है, एक्सोन। और जो भाग इसका संश्लेषण नहीं कर सकते उनको इंट्रोन के नाम से जानते हैं। अव्यक्ति अनुक्रम एक्सोन कहलाते हैं, जो अव्यक्त नहीं होते वह इंट्रोन कहलाते हैं। देखो जो व्यक्त हो जाते हैं वो एक्सोन कहलाते हैं, जो व्यक्त नहीं हो पाते हैं वो इंट्रोन कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, रेप्लिसोम किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा था कि जब डीएनए की प्रतिकृति पड़ी थी तो उसमें कई प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं, उन एंजाइमों की एक चेन बन जाती है, उन एंजाइमों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइमों की जो श्रृंखला बन जाती है उसको रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओकाजाकी खंड किस घटना से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है ओकाजाकी खंड जो होता है वो रेप्लिकेशन से रिलेटेड माना जाता है। स्टूडेंट किससे माना जाएगा, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा कि रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या करता है, जब डीएनए से जब डीएनए का निर्माण कर दिया जाए, डीएनए से डीएनए का निर्माण कर दिया जाए तो उसको रेप्लिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, प्रतिकृतियन के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखना ओकाजाकी जो खंड है वो किस घटना से रिलेटेड है, तो रेप्लिकेशन से रिलेटेड माना जाता है। अब इस चैप्टर में एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि बायो सूचना विज्ञान किसे कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस जो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना मानव जीनोम परियोजना के बारे में, मानव जीनोम परियोजना क्या, पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, तो तुरंत आ जाना चाहिए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको बनाने में 13 वर्ष का समय लग गया था। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना गया था क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक खर्चा आया था। और ये बताया गया कि जब मानव जीनोम परियोजना को कंप्लीट कर दिया जाए और इसको यदि टंकणित किया जाए यानी किताबों के अंदर लिखा जाए तो 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ जाती है, 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसको मानव जीनोम परियोजना के नाम से जानते हैं। सर जी मानव जीनोम परियोजना है क्या चीज़, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या वास्तव में, तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि जब बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय एक समय में एक ही जीन के बारे में हम अध्ययन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन काफ़ी करोड़ों की संख्या में मनुष्य के शरीर में जीन पाए जाते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक सामने आई जिसके अंदर हम इस प्रकार की विधि को हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। मानव जीनोम, देखो नाम लिखा हुआ जीनोम, जीनों के अगुणित समूचे को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता। तो ये तो क्या थी आपके सामने मानव जीनोम परियोजना थी। अगला क्या कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना के बारे में जानकारी हेतु जीव विज्ञान में जिस क्षेत्र का डेवलप्ड हुआ उसको ही बायो सूचना विज्ञान के नाम से जाना गया। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 167 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, वह कौन सा एमिनो अम्ल है जिसके लिए केवल एक एक कोडोन या कूट या प्रकूट पाया जाता है। तो देखो मैंने आपको बताया था एक तो होता है मिथियोनिन और एक होता है ट्रिप्टोफेन। आज एक क्वेश्चन दिया मैंने कि ये जो मिथियोनिन होता है ये किसको कोडित करता है, ट्रिप्टोफेन के सामने तो लिखा हुआ है UGG जो है उसको कोडित करता है। तो इनके लिए सिर्फ एक एक कोडोन ही या कूट ही पाया जाता है। अगला कहता है जीनोम किसे कहते हैं, तो ऊपर आ गई एक परिभाषा कि गुणसूत्र के अगुणित समुच्चय को क्या कह देते हैं, जीनोम कह देते हैं, या फिर जीनों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कह देते हैं। अब कहता है कि डीएनए में बेस पेयर की परस्पर दूरी कितनी होती है। अब देखो इसको एक समझते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हुआ वाटसन एवं क्रिक का। आपको पता है कि इसके बीच में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एडेनिन और नीचे लिख दिया मैंने थाइमिन। इन दोनों के बीच की दूरी की बात कर रहा है अगला, तो आपको याद रखना है इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है।
अगला नैनोमीटर में पूछ ले तो आपको लिखना होगा 0.34 नैनोमीटर, और एनसीईआरटी में नैनोमीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, और 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। अगला कह दे कि मतलब एक कुंडलन या एक पिच की दूरी कितनी होती है, तब आपको याद रखना है अंगस्ट्रम में लिखो तो 34 अंगस्ट्रम हो जाएगा, और नैनोमीटर में लिखोगे तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है नैनोमीटर और अंगस्ट्रम, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ करके फिर जाना है। अगला क्या कहता है, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था। अब ग्रिफिथ ने रूपांतरण सिद्धांत दिया था, यहां तक तो मेरे को दिमाग में आ रहा है कि ग्रिफिथ ने सिद्धांत कौन सा दिया था, रूपांतरण सिद्धांत दिया था। इसके अलावा मैं यदि आपको बताऊं तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया था, और इसके साथ में किसको लेता है, वो चूहे को लेता है। तो ये ग्रिफिथ का प्रयोग किसके ऊपर आया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया या जीवाणु के ऊपर आया था। अब अगला चैप्टर है अपना एवोल्यूशन, विकास, और विकास में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर होंगे, छोटे वाले होंगे, बड़े वाली समस्या खत्म कर दी है इस बार बोर्ड ने। तो आपको देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखना। जीवन की उत्पत्ति का सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत किसने दिया था, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम और नीट के एग्जाम की दृष्टि से, कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसका सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक सिद्धांत किसका आया था, तो याद रखना होल्डेन और ओपेरिन का सिद्धांत आया था। तो आपको ओपेरिन रखना, उसके अंदर किसको रखोगे, ओपेरिन का। अब इसके बाद देखो जैव विकास में एक वैज्ञानिक आ जाता है चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन विश्व की पूरे विश्व की यात्रा कर लेता है, और यात्रा के अंदर वो एक जहाज को काम में लेता है। पिछली 2-3 बार साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया था कि उस जहाज का नाम ही क्या है, तो आपको याद रखना उस जहाज का नाम था बीगल। यानी चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज में बैठ करके पूरे विश्व की यात्रा की और जैव विकास के बारे में जानने का प्रयास किया था। तो याद रखना बीगल, ये कंफ्यूज करने के लिए सीगल बिगल डिगल नाम देगा, तो आपको बीगल नाम याद रखना है, और बीगल जहाज का नाम है, याद रखना किसका नाम है, जहाज का नाम। अब अगला क्या कहता है कि उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया था, बहुत शानदार क्वेश्चन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चा। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना में अचानक जो फेरबदल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने लेमार्कियाना के अंदर क्या की थी, उत्परिवर्तन की खोज की थी। याद आया, लेमार्कियाना के अंदर क्या कर दिया था, उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो ह्यूगो डिवरीज ने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, तो करेक्ट कर दोगे। अब क्या कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आप क्या करोगे, पेलियोंटोलॉजी करोगे। इसमें क्या कर दोगे, पेलियोंटोलॉजी। और यदि याद नहीं रहे तो सीधा लिखना जीवाश्म विज्ञान। अगला किसकी बात कर रहा है, जीवाश्म, इसके आगे जोड़ दो विज्ञान और अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। तो पेलियोंटोलॉजी जो है वो विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर यानी किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मानव सबसे पहले विकसित हुआ, कहां पर विकसित हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका वगैरह वगैरह ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो याद रखना पहले तो आपको मानव का वैज्ञानिक नाम ध्यान होना चाहिए। आज का जो मानव उसका वैज्ञानिक होमो सेपियंस सेपियंस है बच्चा, क्या होमो सेपियंस सेपियंस, भूल मत जाना। और इसकी उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है, अफ्रीका में मानी जाती है। कहां पर मानी जाती है, अफ्रीका के अंदर मानी जाती है। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया और नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1938 के अंदर 1938 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, एक मछली पकड़ी गई थी जो क्या थी, सिलोकेंथी थी। क्या थी, सिलोकेंथी थी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक है। तो हार्डी विनबर्ग के समीकरण, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हार्डी विनबर्ग की समीकरण क्या है, तो आपको बताना होगा। यानी द्विघाती समीकरण जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ी होगी, उसके ऊपर रिलेटेड बनाएगी हार्डी विनबर्ग की साम्यता का सिद्धांत, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, और इसका जो टोटल रेशियो का मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको प्रभावित करने वाले घटक का जीन प्रवाह है, आनुवंशिक विचलन हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए, ये तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत किसको माना जाता है, तो बिग बैंग जो थ्योरी आई थी, याद रखना बिग बैंग जो थ्योरी आई थी उसको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव विकास के अंदर एक बड़ा प्राणी देखा गया, डायनासोर के नाम से उसको जाना गया। उस समय 20 फीट ऊंचा एक डायनासोर सामने आया था जिसका नाम क्या है, ये एनसीईआरटी लिखती है जिसका नाम है ट्राइरेनोसोरस। और ये पूछा जाएगा इस बार कि ट्राइरेनोसोरस क्या है, तो आपको याद रखना सबसे बड़ा डायनासोर जो आया था वो था ट्राइरेनोसोरस, याद रह जाएगा। अब देखो इस विकास के बारे में एक मिलर का प्रयोग होता है और मिलर, स्टैनली मिलर अपना प्रयोग करता है। मिलर अपने प्रयोग में कुछ गैसों को काम में लेता है।
यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर थोड़ा गौर करना। मिलर के प्रयोग में कौन नहीं था, यानी अनुपस्थित कौन था वो ढूंढना है। अगला पहले ऑप्शन में कह रहा है मेथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है उस समय मिलर के प्रयोग के समय ऑक्सीजन नहीं थी, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात और, मिलर जब प्रयोग को कंप्लीट कर लेता है तो जो कांच का फ्लास्क लेता है उसके अंदर लाल रंग का एक तरल देखता है। जब विश्लेषण पाता है तो उसके अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ थे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है ग्लिसरीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये कुछ यौगिक एमिनो अम्ल उसके अंदर थे जो जीवन का भौतिक आधार माने जाते हैं, याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था। तो ये तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था, हेकल नामक वैज्ञानिक था। और अगला पूरा नाम पूछ ले तो अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हार्डी-विनबर्ग समीकरण क्या है, तो एक बार पुनः लिख देता हूं, पी स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1, इसको हार्डी-विनबर्ग समीकरण माना जाता है। प्रथम उभयचर किसे माना गया, तो जैविकास जब हुआ तो सबसे पहले उभयचर जो बना था वो लोबोफिन बना था। क्या बना था, लोबोफिन। और इसको फिल्म कर लेना और 5 स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम उभयचर किसे माना गया था, तो लोबोफिन को माना गया था। अब देखो एक तो था चार्ल्स डार्विन, और उसी के समय एक वैज्ञानिक और आता है उसी काल में, अल्फ्रेड वोलेस ने विकास संबंधी कार्य किसके ऊपर किया था, तो याद रखना मले आर्क पेगेलो था, पेलेगो था, मले आर्क पेलेगो था, इसके ऊपर अल्फ्रेड वोलेस ने अपना प्रयोग किया था या उसकी यात्रा की थी। योग्यतम की उत्तरजीविता किसे कहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर ये डेफिनेशन बन सकती है, योग्यतम की उत्तरजीविता किसे कहा जाता है। तो देखो जीवन संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रह पाता है जिसमें वातावरण के अनुरूप अनुकूलतम की क्षमता पाई जाती है, इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। एक तो लेमार्क था, एक चार्ल्स डार्विन था। पहले लेमार्क कई प्रकार के सिद्धांत देता है, उसके बाद में चार्ल्स डार्विन के प्रयोग आ जाते हैं। चार्ल्स डार्विन एक बात कह जाता है कि जो जीव वातावरण के अनुसार, बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेता है वह अडेप्ट हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा और सक्षम हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। सक्षम होने का जो प्रोसेस होता है उसको योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का उदाहरण है। जब औद्योगिक प्रदूषण हो जाए तो उसका सूचक किसके द्वारा मान सकते हैं, तो आपको याद रखना लाइकेन उसका सूचक माना जाता है। वहां पर यदि फैक्ट्रियां ज्यादा हैं और पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो लाइकेन का उद्भव नहीं होता, तो लाइकेन को उसको सूचक मानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का, किस वैज्ञानिक ने साल्टेशन को प्रजाति की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताया, तो ये आपको पता है ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने साल्टेशन को प्रजाति उत्पत्ति का मुख्य कारण माना था। अब बात करते हैं, शानदार क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑक्टोपस तथा स्तनधारी की आंखें किसका उदाहरण है। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, एक समजात अंग होता है, एक समरूप अंग होता है। समजात अंग और समरूप अंग में इस बार एग्जाम्पल के माध्यम से चलेगा अगला। तो ऑक्टोपस और स्तनधारी की जो आंखें होती हैं वो समरूपता, एनालॉगी और अनुरूपता का उदाहरण माने जाते हैं। ये तीनों शब्द एक ही हैं, समरूपता, अनुरूपता, एनालॉगी, याद रख लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिलर के प्रयोग में कौन सी संरचनाएं बनी, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं। ग्लाइसिन बना, ग्लिसरीन बना, एलानिन बना, एस्पार्टिक एसिड बना था। अब अगला क्या कह रहा है कि मनुष्य में पूंछ की उपस्थिति किसको दर्शाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कई बार शिशु जो है, मानव शिशु, उसके अंदर पूंछ दिखाई देती है, ये पूर्वजता या प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी पूर्वजों के सिद्धांत को दर्शाता है। एक जमाना ऐसा था जिसमें पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी, और यदि मानव शिशु में, आज के मानव शिशु में यदि ऐसा दिखाई देता है तो यह पूर्वजता या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत माना जाता है। अगला, जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से हुआ, ये किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया था, तो ओपेरिन और होल्डेन वैज्ञानिक थे, ओपेरिन और होल्डेन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, आनुवंशिक अपवाह किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना, आनुवंशिक अपवाह किसे कहते हैं। देखो, एक समष्टि की एलील आवृत्ति में से केवल संयोगवश यादृच्छिक परिवर्तन होते हैं। यदि संयोगवश कोई यादृच्छिक परिवर्तन हो जाए तो इसे आनुवंशिक अपवाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैविकास के अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता का सिद्धांत। तो ये तो सर जी वेरी सिंपल है। लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग को जितना ज्यादा काम में लिया जाए उतना अधिक विकसित हो जाता है, और यदि काम में नहीं लिया जाए तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जैसे सांप के पूर्वजों में पैर हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना यही सिद्धांत पर फॉलो है। अगला, जानवरों की खाल से बने वस्त्र कौन सा मानव पहनता था,
तो पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, निएंडरथल मानव पहनता था। और हाँ, एक ध्यान रखना, निएंडरथल मानव जो था उसके दिमाग की कैपेसिटी कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है उसके दिमाग की कैपेसिटी 1400 सीसी थी, यानी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1400। अगला क्वेश्चन, जीवों की आयु का पता किस विधि के द्वारा लगाते हैं? तो आपको याद रखना है फॉसिल डेटिंग विधि या रेडियो एक्टिव के द्वारा लगाई जाती है। जीवाश्म की आयु का पता फॉसिल डेटिंग या रेडियो एक्टिव विधि के द्वारा किया जाता है। अगला चैप्टर है अपना मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर 7 नंबर। इसमें से कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, विषाणु संक्रमित कोशिका किस प्रोटीन का स्राव करती है? काफी बार बच्चों मैंने बताया इसके बारे में कि विषाणु संक्रमित कोशिका एक प्रोटीन छोड़ देती है और जिसका नाम होता है इंटरफेरोन प्रोटीन। याद है, विषाणु संक्रमित कोशिका से निकलने वाली प्रोटीन हो गई आपके पास में इंटरफेरोन प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन जो होती है वो आगे असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण से बचाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो अगला क्या कहता है, मलेरिया रोगी में कंपकंपी का कारण क्या है? जब मलेरिया रोग हो जाए और सर्दी के साथ में कंपकंपी के साथ में बुखार आता है तो उसको हिमोजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोजोइन। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैंसर उत्पन्न करने वाली विषाणु क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बड़ी कई बार एग्जाम में घोचा करता है, तो याद रखना ओंकोजेनिक वायरस जो होता है वो कैंसर उत्पन्न करने का काम करता है। अगला, प्राकृतिक कैनेबिनोइड जो है जिसका देखो कैनेबिस सेटाइवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है। कैनेबिस सेटाइवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्प क्रम से। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति मनुष्य के लिए मृत्यु का कारण बन जाती है? देखो प्लाज्मोडियम की 4 प्रकार की प्रजाति हैं। प्लाज्मोडियम कौन कौन से? देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, ओवेल है, फेल्सीफेरम है। इस फेल्सीफेरम को घातक माना जाता है। हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना कौन उत्पन्न करता है? तो एनसीईआरटी लाइन लिखते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की जो सेना बनाने का काम होता है वो किसका होता है? बी लसीकाणु का। एक होती है टी लसीकाणु। टी लसीकाणु प्रोटीन की सेना तो नहीं बनाती है लेकिन बी लसीकाणु की मदद कर देती है। तो याद रखना बी लसीकाणु प्रोटीन की सेना बनाती है, जिसको एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, प्रोटीन प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति कौन सी है? तो हमें जानते हैं कि प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति त्वचा को माना जाता है, और त्वचा जो होती है वो शारीरिक अवरोध में आती है। देखो हमारे एंटीबॉडी की यदि बात करें तो एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। एक सहज एंटीबॉडी यानी सहज प्रतिरक्षा होती है, एक उपार्जित होती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं। पहला अवरोध होता है शारीरिक अवरोध, और शारीरिक अवरोध के अंदर त्वचा आता है जो प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति बनाती है, और दूसरा इसके अंदर आ जाता है श्लेष्मा का स्राव। देखो स्मेक एक ड्रग है जो किससे प्राप्त की जाती है? तो याद रखना स्मेक को प्राप्त करते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। ये देखो थोड़ा सा अलग है, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। अर्बुद को नष्ट करने में कौन सहायक है? तो याद रखना अर्बुद को नष्ट करने में वाई इंटरफेरोन सहायक है। कौन सहायक है? वाई इंटरफेरोन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से प्राथमिक लसिका अंग है? तो देखो 4 प्रकार के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगला प्राथमिक लसिका अंग की बात कर रहा है, यकृत है, फेफड़े हैं, अमाशय है, अस्थि मज्जा है। तो याद रखना अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि को माना जाता है प्राथमिक लसिका। अब अगला क्वेश्चन, मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? तो आपको याद रखना गेम्बूसिया मछली जो होती है वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिससे मलेरिया जैसे रोग से हम बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एडीए। तो पहले तो आपको कमेंट में बताना कि एडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। अब बच्चों इसके अंदर देखो एडीए की कमी जो है वो किसको प्रभावित करती है? तो इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने का काम करती है। कमेंट में आना चाहिए कि एडीए का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी जो है उसमें 3 टीकों का मिश्रण है, कौन कौन से वो आपको बताने हैं। तो डी का मतलब बनेगा डिफ्थीरिया, पी का मतलब बनेगा पर्टूसिस और टी का मतलब बन जाएगा टिटेनस। याद रह जाएगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी क्या दे रखा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है प्रतिजैविक जो भी होते हैं उनको जीवन के खिलाफ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु है वो कौन कौन से? तो एजोस्पाइरिलम होता है और एजोबैक्टर होता है, ये मुक्त जीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जीवाणु पर कार्य करते समय फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? देखो पेनिसिलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था फ्लेमिंग। याद रह जाएगा, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था। ठीक है, ये क्या करता है? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग करता है, उसी समय मोल्ड को देख लेता है, कवक को देख लेता है, पेनिसिलियम नोटेटम।
अब अगला क्वेश्चन देखो, औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में किस बैक्टीरिया को काम में लेते हैं? एस्परजिलस नाइगर को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किससे करते हैं? ट्राइकोडर्मा से करते हैं। किससे करते हैं? ट्राइकोडर्मा से करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं, यानी क्रम उसका जो सीरियल नंबर है वो गड़बड़ है, लेकिन उस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। ये जैव विकास संबंधित टॉपिक का उससे क्वेश्चन आया। जैव विकास के दौरान 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसे सांप देखे गए थे, जिसको किसके नाम से जाने गए? तो आपको याद रखना इक्टियोसाइस, और ये शब्द आप गलत कर सकते हो। इक्टियोसाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो याद रखना इक्टियोसाइस था। क्वेश्चन है, निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की कैपेसिटी 1400, होमो इरेक्टस की 900 और होमो हेबिलिस मानव की दिमाग की कैपेसिटी थी 650 से 800 के बीच में। होमोसेपियंस का उत्पन्न हुआ था? अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था। बिल्कुल। निमोनिया रोग का रोगजनक कौन है? तो देखो कई बार आप क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तो कर देंगे, लेकिन अगला ऑप्शन हीमोफिलस दे दे तो याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों न्यूमोनिया रोग के रोगजनक माने जाते हैं। अगला, टाइफाइड का रोगजनक और इसका टेस्ट क्या है? तो टाइफाइड का रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी, और विडाल टेस्ट किया जाता है। बच्चों ये विडाल टेस्ट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। टाइफाइड रोग जो है इसकी पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा करते हैं? तो विडाल टेस्ट के द्वारा करते हैं। अगला, अमीबा अतिसार या अमीबिएसिस रोग है, वो किसके कारण से होता है? तो अमीबा की एक प्रजाति होती है जिसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होती है। प्रजाति का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और उसके कारण से पेचिस रोग हो जाता है। कैसा रोग? पेचिस या अमीबा अतिसार रोग हो जाता है। अगला है, एस्केरियासिस रोग का रोगजनक क्या है? तो एस्केरिस को मानते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखती है जिसके क्वेश्चन के जो आंसर के रूप में जो शब्दावली है वो थोड़ी बड़ी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कई बार देखो त्वचा के ऊपर फफोले दिखाई देते हैं, जिसको सामान्य भाषा में दाद के नाम से जानते हैं, या इसको रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। तो ये किस कवक के कारण से होता है? तो याद रखना माइक्रोस्पोरम होता है एक तो, और एक ट्राइकोफाइटोन होता है, और एक एपिडर्मीफाइटोन होता है। ये तीन जो होते हैं वो दाद को बनाने का काम करते हैं। भूल मत जाना, ये सब थोड़े बड़े हैं। एक तो है माइक्रोस्पोरम, और एक ट्राइकोफाइटोन, और एक होता है एपिडर्मोफाइटोन के नाम से जिसको जाना गया। पुनः क्वेश्चन देखो आपके सामने रखा गया, गेम्बूसिया मछली किसको मारेगी? तो मलेरिया जैसे घातक रोग से में बचाएगी और मच्छरों का निपटान कर देगी। विषाणु संक्रमित कोशिका कौन सी प्रोटीन छोड़ेगी? इंटरफेरॉन। अगला क्या कहता है कि सर्प विष के विरुद्ध में निष्पादित एंटीबॉडी क्या कहलाती है? देखो जब सांप काट लेता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी यानी एंटीविनम दिया जाता है, और उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, खमीर तथा ईस्ट से बनने वाला टिक्का है। देखो यहाँ पर आंसर आपको नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। खमीर तथा ईस्ट से कौन सा टिक्का बनाते हैं? तो याद रखना आपको कि जो खमीर तथा ईस्ट जो होता है इसे यकृत शोथ बी का टिक्का बनाते हैं। किसका टिक्का बनाते हैं? यकृत शोथ बी का टिक्का बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे रसायन निकलते हैं। देखो हिस्टामिन और सीरोटोनिन के समय देखो क्या होता है? एलर्जी निरूपित होती है। अब अगला कह रहा है प्राथमिक लसिकाभ, तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि, और द्वितीय के अंदर पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज करेगा, प्लीहा, लसिका ग्रंथि, टोनसिल, पेरपेज और अपेंडिक्स, ये इसके सामने रखे गए। अगला देखो एड्स का सबसे पहले पता कब लगा? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ याद रख लेना, 1981 के अंदर एड्स रोग का पता लगा था। एक और आपके सामने रखा गया ल्यूकेमिया क्या है? सर जी ल्यूकेमिया के बारे में हमारे पास में आया नहीं, तो याद रखना ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। इसमें WBC की अनियमित रूप से मात्रा बढ़ जाती है। अगला इसी चैप्टर में एमआरआई का पूरा नाम देखना, तो देख लो मैग्नेटिक और रेजोनेंस और इमेजिंग होता है, जिसको चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कोका एल्कोलॉइड किसको प्रभावित करता है या किससे प्रभावित होता है? देखो किससे प्रभावित करता है? तो एक तंत्रिका प्रेषक रसायन होता है जिसको डोपामिन के नाम से जानते हैं। इसके सर्कुलेशन को वो क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। अगला, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को रिपीट किया गया, किसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में करते हैं? तो साइक्लोस्पोरिन ए। और याद रखना बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होता है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किसको काम में लेते हैं? किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना स्टेटिन को काम में लेते हैं। और स्टेटिन किससे प्राप्त होता है? तो मोनोस्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। मोनोस्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। अगला, कीटों तथा आर्थ्रोपोडा पर हमले करने वाला रोगजनक कौन सा था? तो याद रखना ब्यूकोनोवायरसिस था।
स्विच चीज में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। देखो यहाँ पर चित्र लिखा हुआ, याद रखना, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं किसके कारण से? तो आपको याद रखना, जब प्रोपिनियो बैक्टीरिया सेरेमनी को काम में लिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से स्विच जो चीज होती है उसके अंदर छिद्र पड़ जाते हैं। ब्रेड बनाने में, माल्टीकृत धान्यों में और फलों के रस से कौन सा एथेनॉल बनाते हैं? तो देखो एथेनॉल बनाने में किसको काम में लेते हैं? तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी को काम में लेते हैं। PBR 322 में वर्ण योग्य मार्कर जो चिन्हक होते हैं या जो भाग होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो एक तो एम्पिसिलिन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन होता है, और केनामाइसिन होता है, और क्लोरेम्फेनिकोल होता है। याद रह जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम मानव निर्मित इंसुलिन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एक अमेरिका की कंपनी आई थी 1883 में, जिसका नाम था एली लिली कंपनी। कौन सी कंपनी थी? एली लिली कंपनी थी, जिसने आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा एक इंसुलिन बना दी थी, और उस इंसुलिन का नाम था ह्यूमुलिन। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। गोल्डन चावल राइस जो है उस किस विटामिन से भरपूर माना जाता है? तो विटामिन ए से भरपूर माना जाता है। बच्चों क्लास बहुत लंबी हो गई, इसलिए कुछ टॉपिक्स जो हैं जिसमें, और कुछ लास्ट वाले जो चैप्टर थे उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनकी क्लास मैंने एक एक करके पहले डाली हुई है, वहां से लेने का प्रयास भी कीजिए। इतनी लंबी क्लास अपलोड नहीं होगी, और एनसीईआरटी का जितना भी सार था वो इस क्लास के माध्यम से आपको देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बच्चा कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं इसको लाइव सेशन के अंदर छोड़ दूंगा, तब आप एक एक तरीके से एक एक क्वेश्चन को आराम से तरीके से देख सकते हैं। यदि आप लाइव सेशन के साथ में नहीं जुड़े लास्ट में बाद में, तो आपको क्लास को बाद में जब अपलोड हो जाए तो उसके बाद में रोक करके वीडियो को पॉज करके वीडियो को देखना है, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन समझ में। धन्यवाद।